हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम बात कर रहे हैं 1665 की, जब क्या हुआ, रॉबर्ट हुक ने, क्या नाम बोला मैंने, रॉबर्ट हुक ने कॉक कॉक सब्सटेंसेस क्या होता है कि जो हमारी पेड़ों की छाल होती है ना, ये इस छाल से आपको एक सब्सटेंस मिलता है जिससे क्या नाम है, जिसका क्या होता है, कॉक। जब इन्होंने अपनी सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, उन्होंने क्या किया, अपना सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप में एक कॉक को देखा, तो ये कॉक किस तरीके की दिखी उनको, एक हनी कॉम क्या होता है, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उस तरीके की कॉम दिखी। तो इससे उन्होंने क्या पता लगाया कि जो हमारी कॉक है वो किस तरीके की है, उसमें एक लिटिल कंपार्टमेंट है। ठीक है, छोटे छोटे से कंपार्टमेंट है। इसी वजह से जो ये कॉक है, उन्होंने इसको क्या नाम दिया, बॉक्सेस सेल। क्या कहा इस कॉक को उन्होंने, बॉक्सेस सेल की, मतलब जो सेल्स हैं उनमें क्या है, छोटे छोटे से बॉक्स बने, जैसे हमारे किस में होते हैं, हनीकॉम में होते हैं। ठीक है, सेल का जो लैटिन वर्ड में हम सेल्स को क्या कहते हैं, ए लिटिल रूम। अगर आपको ये पूछा जाए कि सेल्स होती क्या है, अगर हम लैटिन वर्ड में इसका मीनिंग जाने तो उसका मतलब क्या होता है, ए लिटिल रूम। जो रॉबर्ट हुक थे वो हमारे फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल वर्ड डिस्क्राइब किया। उन्होंने क्या कहा कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो क्या होती हैं, सेपरेट यूनिट की बनी हुई होती है। तो कौन थे फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने सेल्स डिस्क्राइब किया, वो थे रॉबर्ट हुक। आज की बायोलॉजी में, मतलब उस दिन से 1665 से आज तक जो सेल है वो किस लिए यूज किया जाता है, जो हमारी लिविंग थिंग्स होती है उनकी यूनिट को डिस्क्राइब करने के लिए सेल वर्ड को यूज करते हैं। अब समझते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलके बने होते हैं। इसको हम एक्टिविटी से समझते हैं। सपोज आपके पास एक अनियन बल्ब है, ठीक है, आप उससे क्या करेंगे, एक स्मॉल पीस का अनियन बल्ब ले लेंगे। उसके बाद उसको फोर्सेप की हेल्प से उसकी स्किन को क्या करेंगे, पील करेंगे। जो उसकी ऊपर की स्किन होती है उसे क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। ये नॉलेज के लिए है। ठीक है, यहाँ पे तो हम सिर्फ सेल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फ्रॉम द अबव साइड ऑफ द अनियन, जो हमारा अनियन का जो अंदर का हिस्सा होता है ना, उससे हम एक लेयर लेंगे। उस लेयर को क्या करेंगे हम, इमिडिएटली एक वॉश ग्लास जिसमें वाटर रखा होगा उसमें उस लेयर को रख देंगे। अब हमने पानी क्यों लिया उस वॉश ग्लास में, क्योंकि क्या है, जिससे हमारी पील फोल्ड या ड्राई ना हो पाए, इसके लिए हम उस वॉश ग्लास में क्या रखेंगे, कुछ पानी रख देंगे। उसके बाद क्या है कि आप एक ग्लास स्लाइड लेंगे, उसमें एक वाटर ड्रॉप डालेंगे। वाटर ड्रॉप फिर से क्यों, क्योंकि अगर हम वाटर ड्रॉप नहीं डालेंगे, सिर्फ अपना स्मॉल पीस को अगर ट्रांसफर करेंगे तो क्या है, फोल्ड भी हो सकती है, ड्राई भी हो सकती है। इसके लिए आप क्या करेंगे, उस ग्लास स्लाइड में एक वाटर की ड्रॉप डालेंगे, उसके बाद अपनी पील को ट्रांसफर करेंगे। जब आप पील ट्रांसफर कर रहे हैं ना, जो अपनी अनियन का, उसको क्या है, बहुत आराम से करना है, जिससे क्या हो कि वो फोल्ड ना हो या ब्रेक ना हो। इसके लिए आप ब्रश की हेल्प से, मतलब अगर आप ये एक्टिविटी क्लास में परफॉर्म करेंगे तो बहुत केयरफुली करनी होती है, क्योंकि वो आप एक बहुत पतली स्किन ले रहे हैं अनियन की, तो उसको अगर आप अच्छे से नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी और आपको अच्छे से अपने जो सेल का स्ट्रक्चर है वो दिख नहीं पाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जब आपने अपना अपना पील ट्रांसफर कर दिया अपनी स्लाइड में, उसके बाद आप उसमें एक ड्रॉप क्या रखेंगे, सेफ्रिन सॉल्यूशन। सेफ्रिन सॉल्यूशन क्यों यूज किया जाता है, ये एक स्टेन होता है जो क्या देता है, कलर देता है, जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये चीज, क्योंकि कलर से दिखेगा तो वो आपको अच्छे से सोगा। तो सेफ्रिन एक स्टेन होता है जिसको यूज किया जाता है कलर करने के लिए। ठीक है, उसके बाद इसमें एक कवर स्लिप लगा देंगे। अब जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको ना इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। ये आपका क्या है, जो आपका अनियन है ना, जिसकी लेयर है वो इस तरीके का मतलब इसमें जो ये सब क्या है, हमारी सेल्स हैं, और ये जो डॉट डॉट्स दिख रहे हैं वो क्या, हमारे न्यूक्लियस। अभी हम डिटेल में समझेंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है। जो भी हमारे सेल्स के जो डिफरेंट ऑर्गेनेल होते हैं वो सब पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ये है कि जो स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से हमको दिखता है। ठीक है, अब समझते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है जो हमको दिख रहा है ना। जब आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे तो जो आपके डिफरेंट साइज के अनियन बल्ब लेंगे, तो आप क्या देखेंगे, माइक्रोस्कोप में आपका जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा क्या होगा, सेम विजिबल होगा। जितनी बार भी आप इस टेस्ट को रिपीट करेंगे, जो भी इसके आपने अनियन बल्ब को फर्क नहीं पड़ता वो किस साइज का है, पर जो स्ट्रक्चर होगा जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे वो स्ट्रक्चर क्या होगा, सिमिलर होगा। तो समझते हैं कि स्ट्रक्चर है क्या, जो सिमिलर स्ट्रक्चर आपको बार बार दिख रहा है।
देखो, आपने माइक्रोस्कोप में जो स्मॉल स्ट्रक्चर देखे, जो हमने इस तरीके के स्ट्रक्चर देखे ना, ये कि इसके बीच बीच में क्या थी, न्यूक्लियाई थी, तो यही स्मॉल स्ट्रक्चर क्या है, किसी भी अनियन बल्ब की बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स होते हैं। मतलब कोई भी अनियन बल्ब कैसे बन रहा है, जब वो छोटी छोटी सेल से मिलकर बन रहा है। इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, स्मॉल स्ट्रक्चर को सेल्स कहते हैं। ठीक है, ये सिर्फ अनियन में नहीं दिखना है, ये नहीं कह रहे हैं कि हम सिर्फ अनियन में सेल्स दिखाई देती हैं। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन सब क्या होते हैं, इन सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारे ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलकर बने होते हैं। सेल्स क्या होती है, हमारी फंडामेंटल यूनिट होती है, बेसिक यूनिट है हमारी बॉडी की, वो क्या है, सेल्स है। अब क्या है कि अभी तो हम कह रहे हैं कि ये छोटे छोटे स्मॉल स्ट्रक्चर मिलके एक ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, पर क्या होता है, एक सिंगल सेल। ठीक है, अभी किसने, सिर्फ एक सिंगल सेल भी क्या है, खुद से रह सकती है, खुद जिंदा रह सकती है। अभी मतलब आज की डेट में ये बात प्रूफ हो गई है कि क्या होता है, जो सिंगल सेल्स ऑर्गेनिज्म होते हैं वो खुद से क्या है, एक पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। जैसे हमारा क्या होता है, अमीबा। अमीबा क्या है, हमारी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। वैसे ही हमारा क्ले माइडोमोनास है, पैरामोइकियम है, बैक्टीरिया है, ये सब क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। सिंगल सेल से पूरी का पूरा ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, और उसके एग्जाम्पल ये हैं। ठीक है, तो क्या है कि वो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से फॉर्म होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि मीन्स सिंगल। ठीक है, तो इसलिए उसको क्या नाम दिया गया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि यूनि मीन्स होता है सिंगल। ठीक है, इसके अलावा अगर हम करें मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर मीन्स जब क्या है, बहुत सारी सेल्स मिलके एक सिंगल बॉडी फॉर्म कर रही है, और वो जो जितनी भी मैनी सेल्स हैं, बहुत सारी सेल्स हैं, ये क्या कर रही है, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही है उस बॉडी में। इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जहाँ पे क्या है, एक से ज्यादा सेल्स हमारा ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर रही है। इसके एग्जाम्पल हैं फंजाई, प्लांट्स, एनिमल। तो ये इन सब क्या होते हैं, जो हमारे फंजाई, प्लांट्स, एनिमल होते हैं, इनमें क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनमें एक से ज्यादा सेल्स होती हैं जो क्या करती हैं, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं। अब क्या है कि जो हमारी जितनी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो किससे फॉर्म होते हैं, सिंगल सेल से फॉर्म होते हैं। मतलब जो स्टार्टिंग हुई, हम बात करें स्टार्टिंग की, तो सबसे पहले सिंगल सेल थी, उसी सेल ने क्या किया, मल्टी सेल्स फॉर्म किए। क्योंकि क्या होता है, जब सेल डिवाइड होती है तो वो अपनी ही तरीके की सेल्स को क्या करती है, फॉर्म करती है, प्रोड्यूस करती है। इसीलिए हर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से ही आया हुआ है, फॉर्म हुआ है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जितनी भी हमारी सेल्स होती हैं वो सब कहाँ से आती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पहले से ही एग्जिस्ट कर रही हैं सेल्स, उन्हीं से ये सेल्स फॉर्म हो रही है। तो समझ गए यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि मीन्स सिंगल, मल्टी मीन्स बहुत सारी। हमने क्या कहा कि जो एनिमल सेल्स होती है वो क्या होती है, मल्टी सेलुलर होती है। देखो, ये आप अगर फिगर देखेंगे, ये इमेज देखेंगे, तो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारी क्या है, एक ह्यूमन बॉडी में कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है। ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स, फैट सेल, बोन सेल्स, स्पर्म, ओवन, स्मूथ मसल सेल्स। तो ये जितनी टाइप की जो सेल्स मिल रही है, तो यही सेल्स क्या है, एक साथ मिलकर, इतनी जो डिफरेंट टाइप की सेल्स क्या हैं, एक साथ मिलकर एक ह्यूमन बॉडी बना रही है, और हर एक सेल का क्या है, एक डिफरेंट फंक्शन है। तो इसीलिए जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें क्या होती है, एक से ज्यादा सेल्स मिलकर एक ऑर्गेनिज्म को बनाती हैं, और हर एक सेल का अपना अपना एक ओन फंक्शन होता है। अब क्या होता है, किसी भी जो हमारी सेल्स है उसका शेप और साइज वो किस चीज से रिलेट करता है, कि जो भी स्पेसिफिक फंक्शन उन्होंने परफॉर्म करना है। जैसे आपने देखा ना अभी फिगर में कि ब्लड सेल्स का शेप अलग है, हमारी जो ब्लड सेल्स है उनका शेप अलग है। तो ये किस चीज पे डिपेंड करता है, किसी भी सेल्स का शेप और साइज उसके फंक्शन पे जो उसने परफॉर्म करना है। कुछ सेल्स होती हैं जैसे अमीबा, अमीबा क्या कर सकता है, अपने शेप को चेंज कर सकता है। कुछ केस में क्या होता है, जो हमारी सेल्स होती हैं उसका शेप क्या होता है, मोर और लेस फिक्स्ड। मोर और लेस फिक्स्ड मीन कि या तो क्या है, फ्लेक्सिबल होगा, वो क्या है, अपना शेप चेंज कर पाएगा, डिपेंड ऑन इट्स फंक्शन, कि उसने क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, या वो क्या होगा, उसका जो शेप है वो फिक्स्ड होगा। तो ये क्या होता है कि ये हमारी सेल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कि वो क्या है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है लाइक अमीबा,
होगा उसमें तो अपना शेप चेंज कर ले रहे हैं, पर किसी केस में उनका जो शेप होगा वो चेंज नहीं हो पाएगा। ये सारी बातें किस चीज से रिलेट करती हैं? जो भी फंक्शन उस सेल ने परफॉर्म करना है। ठीक है, यही जो हम पढ़ रहे हैं कि हमारी जो सेल्स हैं उनकी क्या होती है, एक स्पेशल कैपेसिटी होती है कि वो क्या करें, एक बेसिक फंक्शन परफॉर्म करें, क्योंकि हर एक सेल क्या है, उसका खुद का एक फंक्शन है, उसका एक खुद का काम है। ठीक है, तो यही कैपेसिटी जो क्या है कि वो एक बेसिक फंक्शन परफॉर्म करती है, यही कैपेसिटी हमारी लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषता है, जो ये बताता है कि ये थिंग क्या है, लिविंग है, ये जीवित है, ये लिविंग है। किस बात पे? कि वो एक फंक्शन परफॉर्म कर रही है, वो एक काम कर रही है, इसी वजह से क्या है, वो लिविंग है। ठीक है, हम जानते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं जिन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, उनमें क्या होता है, लिवर का डिवीजन होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे क्या होता है कि जो ह्यूमन बॉडी का हार्ट है उसका काम क्या है, ब्लड को पंप करना। स्टमक का काम क्या है, फूड को डाइजेस्ट करना। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट पार्ट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करें, इसीलिए तो हम लिविंग है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा जो सिंगल सेल्स होती हैं उनमें भी क्या होता है, लेबर का डिवीजन देखने के लिए मिलता है। क्योंकि क्या है, हर एक सेल्स क्या है, अपना एक फंक्शन कर रही है, उसी फंक्शन की वजह से वो चीज क्या है, लिविंग है। अब क्या होता है कि ये जो सेल्स होती है इनमें क्या होते हैं, स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं। इन्हीं कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं कि हर सेल ऑर्गेनेल्स मतलब क्या है, सपोज आपके पास ये सेल है, ठीक है, इसके अंदर भी कुछ कंपोनेंट्स होंगे कि इन्हीं कंपोनेंट्स को हम क्या कह रहे हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। यही ऑर्गेनेल्स क्या है, एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे सेल्स के अंदर न्यू मटेरियल को बनाना, या जो भी वेस्ट मटेरियल है हमारी सेल्स में उसको क्लियर अप करना। ये सब अभी हम समझेंगे कि जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो क्या होते हैं सेल्स के अंदर। ठीक है, तो सेल ऑर्गेनेल्स क्या है कि जो हमारी सेल्स के अंदर स्पेसिफिक कंपोनेंट है जिन्हें हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा कि जो हमारी सेल्स होती हैं यही ये बताती हैं क्या, कि जब वो फंक्शन कर रही है इस वजह से हम लिविंग है, या कोई भी थिंग लिविंग क्यों है, क्योंकि उसकी सेल्स क्या कर रही है, कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रही है। और ये फंक्शन किस वजह से हो रहे हैं, जो हमारे सेल्स के सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। मतलब क्या है कि कोई भी सेल लाइव कर रही है या कोई फंक्शन परफॉर्म कर रही है, किस वजह से, अपने सेल ऑर्गेनेल्स की वजह से ही वो ये फंक्शन परफॉर्म कर पा रही है। यही ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, जब मिलते हैं तब क्या करते हैं, ये बेसिक यूनिट बनाते हैं। इन्हीं बेसिक यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। मतलब सपोज ये पूरे का पूरा हमारा क्या है, एनिमल सेल। ठीक है, अब क्या है, जैसे इसमें अभी हम पढ़ेंगे, मैं यहाँ पे एक सिंपल बता रही हूँ कि अगर जैसे इसमें न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है सेल में, हमारा लाइसोसोम्स होता है, तो ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स मिल के हमारी सेल्स बना रहे हैं। यही छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स जो हमारे, हम बोल अभी हम पढ़ेंगे, यही ऑर्गेनेल्स क्या है, मिल के हमारी जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बेसिक यूनिट बना रही है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो सेल्स है, अगर आप किसी भी ऑर्गेन्स को देखेंगे, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, ठीक है, उसमें ये जो ऑर्गेनेल होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, और वो सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ये मैटर नहीं करता कि वो किस ऑर्गेनिज्म में मिल रहा है, प्लांट में मिल रहा है, एनिमल में मिल रहा है, ये डिपेंड नहीं करता। पर क्या होता है, जो भी हमारे और वो है, जितने भी हमारे ऑर्गेन हैं वो क्या है, सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे, और हर एक सेल में क्या होंगे, वो कॉमन होंगे। जैसे कुछ डिफरेंसेस है, जैसे हमारी प्लांट और एनिमल सेल में क्या होता है, जो हमारी प्लांट होती है उसमें आपको सेल वॉल मिलेगी, पर आपको एनिमल के केस में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। ये तो डिफरेंसेस की बात है। अगर हम बात करें कॉमन, तो कॉमन क्या होता है, जितने भी हमारी सेल्स होती हैं उन सब में आपको सेम ऑर्गेन्स मिलेंगे, सेम ऑर्गेनेल्स क्या करेंगे, सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अब समझते हैं कि ये सेल्स किन से मिलकर बनी होती है और इनका कैसा स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप, जैसे हमने अनियन पील को देखा था ना माइक्रोस्कोप में, इसी तरीके से अगर आप क्या है, माइक्रोस्कोप के अंदर में सेल्स को अगर देखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि आपको थ्री फीचर्स कॉमन दिखेंगे, जिसकी भी सेल देखें। क्योंकि आप, ठीक है, अनियन के अलावा आप, जैसे आपने
प्लांट का ही कोई पीस लिया, क्योंकि आप जितना थिन लेंगे उतना क्लियर आपको उसके क्या दिखेंगे, सेल्स दिखेंगे, सेल्स ऑर्गेनेल्स दिखेंगे। इसीलिए जो स्किन होती है ना, जो हम माइक्रोस्कोप के अंदर पे देखते हैं, वो बहुत थिन होनी चाहिए। थिन होने का रीजन यही है कि उतना क्लियर विजिबल होगा उसके पार्ट्स। ठीक है, जब अगर आप सेल्स को माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो आप क्या देखेंगे, आपको 3 फीचर्स कॉमन दिखेंगे हर एक सेल पे। क्या है वो 3 फीचर्स? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। डिटेल में समझेंगे इन सब के बारे में। पर क्या होते हैं, 3 फीचर्स कॉमन होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब क्या है कि हमारे सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, कुछ ना कुछ फंक्शन है सेल ऑर्गेन का, तो जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं सेल की और जो इंटरेक्शन होता है सेल का उसके एनवायरनमेंट से, ये सब किसके द्वारा पॉसिबल होता है? जो ये 3 फीचर्स हमने बोले, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, इसी के वजह से क्या है कि हमारी जो सेल्स के ऑर्गेनल हैं वो क्या है, एक्टिविटी परफॉर्म कर पाते हैं, फंक्शन कर पाते हैं और अपने जो एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन है उसको भी पॉसिबल कर पाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको आप सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, आपको फिगर में दिख रहा है, ये जो आउटर मोस्ट सबसे बाहर की जो है ना कवरिंग, यही क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम है कि ये क्या करती है, जो हमारे सेल के कंटेंट्स होते हैं जिन्हें हम सेल ऑर्गेनल कहते हैं, उसको क्या करती है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है। अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट होगी तो सारे ऑर्गेनल क्या है, कहीं पे भी हो सकते हैं। ठीक है, वो एक सेल के अंदर ही क्यों है, क्यों वो एक हमारी बेसिक यूनिट है, क्यों, क्योंकि वो एक कवरिंग, जो कवर है ना बाहर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो कवर कर रहा है इन सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स को। ठीक है, तो पहला इसका फंक्शन क्या है कि जो इसके कंटेंट होते हैं सेल्स के, उनको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करना। दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कुछ मटेरियल्स की एंट्री को अलाउ या परमिट करती है कि वो हमारी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अंदर जा सकते हैं या नहीं जा सकते। ये कौन डिसाइड करता है, कौन अलाउ करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंट्री के साथ साथ हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, मटेरियल को के मूवमेंट को प्रिवेंट भी करती है, मतलब अगर वो अलाउ करे तो उसके साथ रोकती भी है। इसी वजह से सेल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मींस वो सेलेक्ट करती है कि किसको उसने अंदर जाने देना है या किस चीज को उसने बाहर जाने देना है। ये काम किसका है, सेल मेम्ब्रेन का या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो एंट्री भी करती है और प्रिवेंट भी करती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे हमारे कुछ सब्सटेंस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये क्या है, हमारी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही क्या है, मूव कर पाते हैं। और किस प्रोसेस के थ्रू? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होती है, जब हमारा कोई भी सब्सटेंस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। और ये कहाँ पे होती है, हमारी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है हमारी सेल मेम्ब्रेन में या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। अब डिफ्यूजन सेल्स में कब होता है? फॉर एग्जांपल जैसे हमारी CO2। ठीक है, CO2 क्या होती है, सेलुलर वेस्ट होती है। इसको क्या है, हमारी सेल से बाहर जाने की रिक्वायरमेंट है। मतलब ये क्या है कि आपकी सेल्स के अंदर इतना ज्यादा CO2 हो गया कि उसको अब क्या है, बाहर जाना है। ठीक है, वेस्ट है, तो वो क्या है, धीरे धीरे उसका कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा हमारी सेल के अंदर। तो एक टाइम में क्या आएगा कि जो हमारी सेल का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वहां पे क्या हो जाएगा, जो कंसंट्रेशन है CO2 का वो कम होने लगेगा एज कम्पेयर टू इनसाइड द सेल। मतलब सेल के अंदर क्या है, CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ गया है और बाहर क्या हुआ, CO2 का कंसंट्रेशन कम हो गया। हम ये कहाँ की बात करें, सेल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, ये जो हमारी अंदर बॉडी के अंदर जो सेल्स होती हैं उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, वहां पे क्या होगा कि जो सेल्स का अंदर का एरिया, इनसाइड एरिया है, वहां पे क्या हुआ कि CO2 का कंसंट्रेशन हाई हुआ और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में CO2 का कंसंट्रेशन क्या हुआ, लो हुआ। और तो डिफ्यूजन कब होता है कि जब हमारा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो क्या होगा, जो हमारी CO2 अंदर है, सेल्स के अंदर है, वो कहाँ, बाहर को जाएगी, क्योंकि अब क्या हो गया, डिफरेंस हो गया।
एक जगह हमारी हाई होगी, दूसरी जगह हमारी जो कंसंट्रेशन है वो लो हो गया। तो जब क्या है कि जब कंसंट्रेशन में डिफरेंस आता है तो तब क्या होती है, डिफ्यूजन प्रोसेस होती है। डिफ्यूजन प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारा सब्सटेंस है, जो हमारा मटेरियल है, वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में मूव करता है। समझ गए होंगे डिफ्यूजन क्या होता है। इसी तरीके से जो हमारी O2 है, ऑक्सीजन है, वो हमारी सेल में कैसे एंटर एंटर करती है, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। जब क्या होता है कि जब हमारी सेल्स के अंदर O2 का कंसंट्रेशन क्या हो गया, कम हो गया, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या है, O2 का कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो डिफ्यूजन से क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और जो लोअर कंसंट्रेशन का है, हमारी सेल्स के अंदर। तो हमारी ऑक्सीजन क्या हुई, बाहर से अंदर मूव करी। कैसे, डिफ्यूजन के थ्रू। जो हमारी डिफ्यूजन है क्या करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है गैसेस एक्सचेंज में बिटवीन द सेल्स एज वेल एज द सेल एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सेल्स के अंदर भी हमारा डिफ्यूजन होता है, और जो हमारे सेल्स और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, इनके बीच भी क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। और डिफ्यूजन समझ गए, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। जो वाटर है वो भी डिफ्यूजन के लॉ को ओबे करता है, फॉलो करता है। जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है थ्रू हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। पर वाटर का जो मूवमेंट होता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। डिफ्यूजन के ही लॉ को फॉलो करता है, ओबे करता है, पर उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जब वाटर का मूवमेंट होता है हमारी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, ऑस्मोसिस। ठीक है। जो हमारे वाटर का मूवमेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो जो हमारा सब्सटेंस है उसके अमाउंट पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि कितने अमाउंट का सब्सटेंस हमारे वाटर में डिजोल्व है, वो डिपेंड करता है कि हमारी सेल मेम्ब्रेन उसको कितना एंट्री करने के लिए अलाउ करेगी या प्रिवेंट करेगी। ये किस पे डिपेंड करता है, जो हमारा सब्सटेंस, जो हमारे जो भी सब्सटेंस का अमाउंट है, इस बात पे डिपेंड करती है। अब सोचो कि अगर हम क्या करें कि जो हमारी एनिमल सेल या प्लांट सेल है, उसको हम क्या करें, जो हमारे शुगर या सॉल्ट का सॉल्यूशन है उसमें रखें, तो क्या होगा। अगर हम अपनी एनिमल या प्लांट सेल्स को रखते हैं तो तीन बातें हो सकती हैं। वो तीन बातें क्या है, पहले तो क्या है कि अगर हमारा जो मीडियम, जो सेल का सराउंडिंग है, जो सराउंडिंग मीडियम है सेल का, उसमें जो वाटर कंसंट्रेशन है वो क्या होगा, हाई होगा। किसके कंपेरिजन, सेल। क्योंकि हमारा क्या होता है, हमने पढ़ा कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उससे अगर वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, किस प्रोसेस के थ्रू, ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस क्या है, डिफ्यूजन के ही रूल्स को ओबे करती है। और डिफ्यूजन का रूल क्या है कि हमारे जो सब्सटेंस होते हैं, जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, वो कहाँ को मूव करते हैं, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसीलिए मैंने कहा कि जो हमारे सेल्स का सराउंडिंग मीडियम है, अगर उसका जो सेल्स जहाँ पे रखी है उसके बाहर का जो कंसंट्रेशन है वाटर का, अगर वो हाई होगा सेल के कंपेरिजन, इससे क्या होगा कि जो हमारा आउटसाइड सॉल्यूशन है वो क्या होगा, डाइल्यूट होगा। इससे क्या है, जो हमारी सेल क्या है, वाटर को गेन करने लगेगी। क्योंकि क्या है, हमारी सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है कि वो वाटर मॉलिक्यूल को पास कर रही है, ठीक है, वो उसको अलाउ कर रही है कि वो एंट्री कर सके। और हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस में क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सराउंडिंग मीडियम में वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से जो हमारा वाटर है वो कहाँ को मूव कर रहा है, हमारी सेल के अंदर। जब सेल के अंदर जाएगा तो सेल क्या होने लगेगी, उस पानी को अपने अंदर लेने लगी। इस प्रोसेस को किस प्रोसेस के थ्रू, ऑस्मोसिस की। सेम प्रोसेस है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, बस क्या होता है, ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है। इस टाइप के सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, क्योंकि सॉल्यूशन कैसे बनता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, सॉल्यूशन बनता है जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स होते हैं तो हमारा सॉल्यूशन फॉर्म होता है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जब आपकी सॉल्यूट का अमाउंट क्या होता है, कम होता है, और आपके सॉल्वेंट का अमाउंट क्या होता है, ज्यादा। तो इस केस में जहाँ पे क्या है, वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है। ज्यादा क्यों हुआ, जो हमारा सॉल्वेंट का अमाउंट है वो क्या है, ज्यादा है, सॉल्यूट का अमाउंट कम है। इस टाइप के सॉल्यूशन हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो क्या है कि हमारी सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी, वाटर मॉलिक्यूल को फ्रीली पास करेगी हर एक डाइन से। पर क्या है कि ऑस्मोसिस के थ्रू जो क्या है, जितना वाटर सेल के बाहर निकलेगा
उससे ज्यादा वाटर क्या करेगी, सेल अपने अंदर लेगी, क्योंकि क्या हो रही है, ऑस्मोसिस हो रही है। ऑस्मोसिस मींस हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और एनवायरनमेंट में वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा एज कंपेयर टू हमारे जो सेल्स के अंदर का वाटर कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो फर्स्ट केस में क्या रिजल्ट आएगा, हमारा जो वाटर है, क्योंकि वो सेल के अंदर जा रहा है अपने एनवायरनमेंट से, तो हमारी सेल क्या होने लगेगी, स्वेलअप होने लगेगी, फूलने लगेगी। सेकंड केस क्या हो सकता है कि अगर हमारा जो मीडियम है उसमें जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो उतना ही है जितना हमारे सेल के अंदर हमारे वाटर का कंसंट्रेशन है। इस केस में क्या होगा कि जो वाटर का मूवमेंट है वो नहीं होगा, क्योंकि क्या है, कंसंट्रेशन इक्वल है। हमारा जो मूवमेंट होता है वो कब होता है, जब आपके कंसंट्रेशन में डिफरेंस होता है, हायर टू लो। ठीक है, तभी मूवमेंट होगा। और हमारे इस टाइम पे जहाँ पे हमारा सॉल्यूशन क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन मींस जब आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, इक्वल है। तो इस केस में क्या हुआ कि जो आपका कंसंट्रेशन है वाटर का, आपकी आउटसाइड और इनसाइड, सेल के इनसाइड और आउटसाइड क्या है, इक्वल है। इस वजह से वाटर मॉलिक्यूल मूव नहीं कर पाएंगे, और जो हमारे सेल का साइज है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। पहले केस में क्या हुआ, हमारी सेल क्या हुई, स्वेलअप हो गई, फूल गई। सेकेंड केस में जब हमारा सॉल्यूशन क्या है, आइसोटोनिक है, उस केस में हमारी सेल क्या है, सेम साइज की रहेगी। तीसरा केस क्या हो सकता है कि जब आपका वाटर का कंसंट्रेशन आउटसाइड तो क्या है, लोअर है, और सेल के अंदर क्या है, हायर है। मींस क्या है कि आपकी जो सेल है वो क्या करेगी, वाटर को लूज करेगी। जो वाटर का मूवमेंट है वो क्या होगा, सेल टू आउटसाइड या सेल टू जो उसका मीडियम है। ठीक है, ऑस्मोसिस के थ्रू, क्योंकि क्या है, कंसंट्रेशन रिलेटेड है ऑस्मोसिस। मैं बार बार इसलिए बोली कि आपको याद हो जाए। ऑस्मोसिस क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बेस्ड है। जब क्या होता है, किसी भी चीज का मूवमेंट उसके कंसंट्रेशन के बेसिस में होता है। कैसे होता है, हायर टू लो। यहाँ पे क्या होगा कि जब हम कह रहे हैं कि जो मीडियम का कंसंट्रेशन है वो क्या है, कम है, वहां पे हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक होता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मींस वहां पे सॉल्यूट क्या का अमाउंट क्या है, ज्यादा है, और सॉल्वेंट का अमाउंट कम है। इसी वजह से जो मीडियम में वाटर का कंसंट्रेशन है वो कम है और सेल में ज्यादा है। तो क्या होगा कि जो क्या है, आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो दोनों डायरेक्शन से वाटर का मूवमेंट करेगी। पर इस केस में क्या होगा कि जब आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, उस केस में जितना वाटर आपका एंटर कर रहा है, ठीक है, सेल के अंदर, उससे ज्यादा क्या है, वो सेल से बाहर जा रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगी, हमारी जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, जब पानी पी रही है तो फूल रही है, पानी बाहर जा रहा है तो श्रिंक हो रही है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस क्या है, डिफ्यूजन का स्पेशल केस होता है, क्योंकि डिफ्यूजन में तो सिंपली क्या है, कंसंट्रेशन हाई टू लो होगा। पर ऑस्मोसिस में क्या है, सॉल्यूशन डिपेंडेंट होती है। आपका अगर हाइपो है तो क्या होगा, आपका आइसो है तो क्या होगा, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा। ये तीन कंडीशन है, इस बेसिस में हमारी ऑस्मोसिस होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। जितने भी हमारे यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं और मोस्ट प्लांट सेल्स होती हैं, वो वाटर को ऑस्मोसिस के थ्रू ही क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। आपने सुना है ना कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो रूट के थ्रू क्या करते हैं, वाटर को ऑब्जर्व करते हैं। ये भी किस चीज, कौन सी प्रोसेस का एग्जांपल है, ऑस्मोसिस। मतलब ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू ही प्लांट क्या कर रहे हैं, वाटर का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। जो हमारी डिफ्यूजन होती है, एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है किसी भी सेल्स के लिए, क्योंकि क्या है, डिफ्यूजन के थ्रू ही क्या होता है कि जो हमारी गैसेस का एक्सचेंज है या वाटर का एक्सचेंज है, सब किसके थ्रू हो रहा है, डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है। या आप कह लीजिए जो भी एनवायरनमेंट में न्यूट्रिशन है सेल्स को कैसे मिलते हैं, डिफ्यूजन के थ्रू। तो डिफ्यूजन क्या है, एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है किसी भी सेल्स की लाइफ के लिए। अगर डिफ्यूजन नहीं होगा तो सेल्स लिविंग नहीं होगी, क्योंकि क्या है, वाटर की रिक्वायरमेंट, सेल को गैस की रिक्वायरमेंट है, वो चीज न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट, वो चीज नहीं मिलेगी तो सेल क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। तो डिफ्यूजन का एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है किसी भी सेल्स की लाइफ के लिए। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कितनी फ्लेक्सिबल होती है, और ये किसकी बनी हुई होती है, लिपिड्स एंड प्रोटीन की। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, फ्लेक्सिबल है, इसीलिए तो वो सेलेक्टिव परमिएबल है, क्योंकि इन और आउट और परमिट करना, उसके लिए क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, कब उसने ओपन होना है, कब उसने क्लोज होना है। तो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, और किस चीज की बनी होती है, लिपिड्स एंड प्रोटीन की।
देखो, सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ही क्या है कि जो हमारी सेल्स होती है ना, अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से उसे जो भी खाना चाहिए या कोई भी मैट्रिक्स है उसको एनगल्फ कर लेती है, ग्रहण कर लेती है, मतलब अपने अंदर ले लेती है। किस वजह से? अपनी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से, क्योंकि उसका काम ही क्या है सेल मेम्ब्रेन का, इन और आउट और परमिट करना, या तो वो अलाउ कर रही है या परमिट कर रहा है। तो उसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से क्या है, वो जो भी एनवायरनमेंट में खाना चाहिए उसको या कोई भी मटेरियल चाहिए उसको क्या करने की, अपने अंदर लेने की क्या होती है, उस मतलब वो इतनी कैपेबल है कि वो फ्लेक्सिबल होके उस फूड को अपने अंदर ले लेती है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मींस कि जब क्या होता है कि कोई भी सेल अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मटेरियल को क्या करे, एनगल्फ कर ले, अपने अंदर ले ले। अमीबा की जो अमीबा है ना, वो फूड को इसी तरह से एक्वायर करती है एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू। अमीबा क्या है? हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जब से फूड की जरूरत होती है, खाने की नीड होती है, तो ये क्या करती है, उसको अपने अंदर एक्वायर कर लेती है। और उस किस प्रोसेस के थ्रू? एंडोसाइटोसिस के थ्रू। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ ली, अब हमारा दूसरी है सेल वॉल। देखो, हमने क्या पढ़ा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है किसी भी सेल्स की। पर प्लांट के केस में क्या होता है कि एक एडिशनल मेम्ब्रेन होती है, एक एडिशनल आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? सेल वॉल। जो हमारी सेल वॉल होती है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर से होती है। अभी तो हमने, अगर हम एनिमल की बात करें, ये डिफरेंसेस हैं, ठीक है। एनिमल के केस में क्या होता है कि जो हमारी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पर प्लांट के केस में क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर से भी एक कवरिंग होती है, उसे हम सेल वॉल कहते हैं। जो हमारी प्लांट सेल की ये जो सेल वॉल है, किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, ठीक है। इसे याद कर लेना कि जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। तो आप ये जो इमेज देख रहे हैं ना, ये हमारी प्लांट सेल है। इसमें जो हमारा सबसे बाहर है ये क्या? हमारी सेल वॉल है। इसके बाद हमारा जो आता है वो क्या होती है? हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये सबसे बाहर का एरिया क्या हो गया? हमारा सेल वॉल, इसके अंदर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने क्या कहा? जो हमारी सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज क्या होता है? हमारा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। इसी वजह से क्या है, ये प्लांट्स को एक स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। सेल वॉल के होने के वजह से ही हमारे प्लांट जो है उतने स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। उसको स्ट्रेंथ देता है हमारा सेल वॉल। और वो क्यों? क्योंकि वो सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। अब क्या होता है कि जो हमारे लिविंग प्लांट्स होते हैं, अगर वो क्या करें, वाटर को लूज करें, तो क्या होता है, हमने क्या पढ़ा कि तब क्या होगा? ऑस्मोसिस के थ्रू उसमें वो श्रिंक करेगा। हमने पूरा समझ लिया ना। ऑस्मोसिस क्या होता है कि जब वाटर क्या है, सेल से बाहर जा रहा है, हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन हो रहा है, तो वो श्रिंक होगा। हमारी सेल्स क्या होगी? सिकुड़ने लगेगी। जो हमारे सेल्स के अंदर के कंटेंट है वो क्या हो रहे हैं? श्रिंक हो रहे हैं। तो इस केस में इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। ये सिर्फ कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद करने हैं, ठीक है। सिंपली प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? जब आपके प्लांट सेल्स के अंदर से पानी क्या है, उसके एनवायरनमेंट में ऑस्मोसिस के थ्रू क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। तो जो भी सेल वॉल के अंदर जितने भी कंटेंट है वो क्या हो रहे हैं? श्रिंक हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। तो क्या होता है कि जो हमारी लिविंग सेल्स होती हैं वो ही कैपेबल होती हैं, वो ही क्या कर सकती हैं? ऑस्मोसिस के थ्रू क्या कर सकती हैं? वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती हैं। डेड सेल वाटर का ऑब्जर्वेशन शो नहीं करते। जब कोई प्लांट बिल्कुल मर जाता है ना, या उसमें कितना ही पानी दे दें, उसमें ऑस्मोसिस के थ्रू वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। हम नहीं कह रहे कि ऑस्मोसिस में हमेशा जो कंसंट्रेशन है हाई टू लो हमेशा ही होगा। क्या है, डेड के केस में, जब सेल क्या होगी? डेड होगी, उस टाइम पे ऑस्मोसिस प्रोसेस का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा उस सेल में, क्योंकि वो क्या हो चुकी है? डेड हो गए। तो ये सिर्फ लिविंग सेल्स में ही ऑस्मोसिस हो सकता है। अब क्या होती है, जो हमारी सेल वॉल होती है ना, ये जो प्लांट्स, फंजाई, बैक्टीरिया है, उन सेल्स को क्या है? एक परमिट करती है, उनको एक मतलब इस तरीके का करती है कि अगर उनको हाइपोटोनिक, उनका जो एक्सटर्नल मीडियम है वो क्या है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मींस जहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन क्या होता है? ज्यादा होता है, हाई कंसंट्रेशन होता है। और हमने क्या पढ़ा? अगर हम किसी भी सेल्स को हाई कंसंट्रेशन में रखेंगे, जहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन क्या हाई होगा, तो वो क्या करेगी? सेल वाटर को क्या करने लगेगी? उसको रिसीव करने लगेगी, उसे गेन करने लगेगी, और क्या करने लगेगी? स्वेल करने लगेगी। हमने कंडीशन पढ़ी ना कि इस तरीके से अगर हम मीडियम होगा हमारा हाइपरटोनिक,
हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, तो क्या होगा, ठीक है, वो तो हम समझ गए। अगर हम क्या है प्लांट्स को, फंजाई को या बैक्टीरिया को, इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख रहे हैं, जहां पे क्या है कि वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, बस सेल वॉल क्या कर रही है, इस तरीके से प्रोटेक्शन दे रही है कि अगर प्लांट्स में वो पानी जाएगा तो वो क्या है, जब वो स्वेल होंगी तो ब्रस्ट नहीं हो जाएंगी, क्योंकि क्या है एक टाइम बाद उतना पानी चलेगा तो वो फट जाएंगी ना। तो इस चीज को परमिट करती है, रोकती है हमारी सेल वॉल। ये प्लांट का स्पेसिफिक फीचर्स है। जो प्लांट सेल्स हैं, फंजाइज हैं, बैक्टीरिया, इन सबके क्या है स्पेसिफिक फीचर्स, किसकी वजह से, सेल वॉल की। सेल वॉल के होने की वजह से क्या है कि उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखने के बावजूद भी वो क्या करेंगी, ब्रस्ट नहीं हो पाएंगी, फटेंगी नहीं। क्योंकि जब क्या है सेल उस पानी को पी रही है तो स्वेल हो रही है, फूल रही है, जैसे किशमिश है ना, किशमिश को आप पानी में रखेंगे तो फूलती है ना, उसी तरीके से क्या है कि वो सेल फूलेगी। अब क्या है कि उस पर एक प्रेशर लगेगा, ठीक है, जो हमारी सेल वॉल है उसके अगेंस्ट एक प्रेशर बिल्ड होगा। तो सेल वॉल क्या करेगी, एक उसी के इक्वल प्रेशर क्या करेगी, एक्सर्ट करेगी, जिससे क्या है कि जो हमारी सेल है वो फटेगी नहीं, वो ब्रस्ट नहीं होगी। क्यों, समझ गए होगे, क्योंकि जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी है, बहुत स्ट्रांग है। वो क्या करेगी, जितना प्रेशर हमारी उस सेल के, चाहे वो ऑर्गेनेल कह लो या जितने भी हमारे सेल के कंपोनेंट है, वो स्वेल हो रहे हैं, ठीक है, वो फूल रहे हैं। अब वो फूल करने पे प्रेशर देंगे, जिससे क्या हो, फट जाए, पूरी हमारी जो सेल है वो फट जाए। सेल वॉल क्या कर रही है, उतना ही प्रेशर, उतना इक्वल प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, जिसकी वजह से क्या है, हमारा जो प्लांट सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, किस वजह से, हमारी सेल वॉल की वजह से वैसे ही रहते हैं, चाहे वो आप उनको कितना भी, मतलब अगर उनको वाटर का जो मूवमेंट है अगर वो ज्यादा भी होगा, अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में भी वो रखे जाएंगे, तब भी क्या है सेल वॉल उनको एक स्ट्रेंथ देगी, उनका बचाव करेगी, ठीक है। इसी वजह से जो हमारी वॉल्स होती हैं, ठीक है, वो क्या कर रही हैं, जो भी अगर उसके सराउंडिंग में जो भी चेंजेस हो रहा है उसको क्या कर लेती है, उसको फेस कर लेती है। मतलब क्या है कि अगर हम कह रहे हैं कि वो फटने के लिए तैयार है, पर क्या किया सिल्वर ने प्रेशर दिया तो उसका फटना रुक गया ना। तो वो क्या है, कोई भी चेंजेस हो रहा है अगर उसके मीडियम में, उसके सराउंडिंग मीडियम में, तो उसको फेस कर लेती है एज कम्पेयर टू एनिमल सेल्स, क्योंकि एनिमल सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। अगर क्या है कि वो फूलेगी तो एक टाइम पे क्या हो जाएगा, फट जाएगा, क्योंकि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है उस सेल को। पर प्लांट के केस में क्या होती है, उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होती है, सेल वॉल होती है। अब समझते हैं न्यूक्लियस। जो हमारा न्यूक्लियस होता है इसमें क्या होती है, डबल लेयर्ड कवरिंग होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। ये जो आपको सेंटर में दिख रहा है ना, ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं इसमें डबल लेयर्ड कवरिंग होती है। हर एक ऑर्गेनिल के बाहर से क्या होती है, कवरिंग होती है, जिसकी वजह से वो क्या है, एक दूसरे से अलग अलग है, क्योंकि अगर सब एक साथ होंगे तो क्या होंगे, मिक्सअप हो जाएगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा। उनकी इन मेम्ब्रेन के वजह से ही क्या है, वो एक दूसरे से अलग है। इसी तरीके से जो हमारे सेंटर में न्यूक्लियस होता है उसमें एक डबल लेयर्ड कवरिंग होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, कि मटेरियल को ट्रांसफर करने में हेल्प करती है, उसी तरीके से जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसमें क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। ये पोर्स क्या करते हैं, कोई भी मटेरियल को न्यूक्लियस से हमारे बाहर जाना है, मीन्स साइटोप्लाज्म में जाना है। ये जो जितने भी ऑर्गेनेल आपको ये दिख रहे हैं ना सब, इसके जो रेस्ट ऑफ एरिया है वो क्या होता है, हमारा साइटोप्लाज्म होता है। मतलब जितने भी ऑर्गेनेल आपके प्रेजेंट हैं, ये किस में प्रेजेंट होते हैं, आपके साइटोप्लाज्म में। तो अगर किसी भी मटेरियल को आपके न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाना है, मतलब फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, तो कौन आपको अलाउ कर रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसी तरीके से किसी मटेरियल को साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में जाना है तो कौन अलाउ कर रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या करती है, मटेरियल के ट्रांसफर में हेल्प करती है। जो हमारे ये न्यूक्लियस होता है ना, इसमें क्रोमोसोम्स होते हैं। ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, रॉड शेप के होते हैं। ये क्या है, तभी विजिबल होते हैं जब क्या हुआ है, हमारी सेल में डिवीजन होने वाला होता है। तो न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। देखो हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, जो पेरेंट्स की इन कैरेक्टर्स होते हैं उनको पेरेंट्स से उसकी ऑफ स्प्रिंग या नेक्स्ट जनरेशन से पास करते हैं उस इंफॉर्मेशन को। कौन, हमारे क्रोमोसोम्स किसकी फॉर्म में, डीएनए मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो अगर हम नहीं कहते कि ये बच्चे, और अगर हम पेरेंट्स हम कहेंगे कि ये बच्चे अपने माता पिता के हैं, कैसे, जब उनके अगर डीएनए मैच कराए जाएंगे तो वो क्या होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। कैसे, क्योंकि जो पेरेंट्स की वो है
इंफॉर्मेशन है कैरेक्टर की, उसको क्या किया, क्रोमोसोम्स में डीएनए ने क्या किया, इनहेरिट किया उसकी नेक्स्ट जनरेशन में, वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। और क्रोमोसोम्स किससे बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन से। जो हमारे डीएनए मॉलिक्यूल है, कोई भी सेल किस तरीके से उसका कंस्ट्रक्शन होगा, किस तरह से उसको बनेगी या किस तरह से ऑर्गेनाइज होगी, ये काम किसका होता है, डीएनए मॉलिक्यूल, क्योंकि वही क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का काम कर रहा है। जो हमारे डीएनए की फंक्शनल सेगमेंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जीन्स के थ्रू ही क्या है, जो माता पिता के कैरेक्टर्स हैं वो बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। अब क्या है कि जब अगर हमारी कोई सेल डिवाइड नहीं हो रही है, तो किस केस में, कि जब हमारा, क्योंकि हमने क्या कहा कि ये जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं रोड से होते हैं, और कब विजिबल होते हैं, जब हमारी सेल डिवाइड होती है। अगर हमारी सेल डिवाइड नहीं हो रही, उस केस में क्या होगा कि जो हमारे डीएनए है वो क्रोमेटिन मटेरियल की एक पार्ट की तरीके से दिखेंगे, क्योंकि अभी उनका कोई रोल नहीं है, क्योंकि डिवीजन हो ही नहीं रहा है। हमें माता पिता से बच्चों में कोई चीज जानी ही नहीं, क्योंकि डिवीजन हो ही नहीं रहा है। तो डीएनए उस टाइम पे किस तरीके से प्रेजेंट होगा, क्रोमेटिन मटेरियल मतलब की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। अब क्या होता है कि जब भी हमारी सेल्स क्या होती है, डिवाइड होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो ये क्रोमेटिन मटेरियल है ये क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, ऑर्गेनाइज हो जाता है। मतलब जैसे हमारी सेल्स को क्या है, डिवाइड होना स्टार्ट होगा, तो हमारा क्रोमेटिन मटेरियल क्या होगा, ऑर्गेनाइज, व्यवस्थित हो जाएगा। जो हमारा न्यूक्लियस है, इसका मेन फंक्शन क्या है, सेलुलर रिप्रोडक्शन कराना। सेलुलर रिप्रोडक्शन क्या होता है, जब एक सिंगल सेल्स डिवाइड होकर दो नई सेल्स फॉर्म करती है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेलुलर रिप्रोडक्शन। तो इसमें जो मेजर रोल होता है, सेंट्रल रोल है, वो किसका होता है, न्यूक्लियस का। ठीक है, दूसरा हमारा न्यूक्लियस का क्या फंक्शन होता है कि जो हमारी न्यूक्लियस है, इस वो क्या करती है कि जो हमारी सेल्स में जो केमिकल एक्टिविटीज होती है उसको क्या करती है, डायरेक्ट करती है कि किस तरीके के एनवायरनमेंट में हमारा सेल का डेवलपमेंट होगा। ये डिटरमाइन करना किसका काम है, न्यूक्लियस का। ये समझ लीजिए न्यूक्लियस क्या है, हमारी सेल का ब्रेन है, जो डिसाइड कर रहा है, जो डिटरमाइन कर रहा है कि हमारी सेल किस तरीके से डेवलप होगी, या जब उसमें मैच्योरिटी अटेन होगा तो वो किस तरीके से एग्जिबिट होगी, किस तरीके से वो दिखाई देगी। तो ये किसका फंक्शन है, हमारे न्यूक्लियस का। अब क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियर रीजन होता है हमारी सेल्स का, वो क्या होता है, पुअरली डिफाइंड होता है। पुअरली डिफाइंड मींस उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है। हमने क्या पढ़ा कि जो हमारे एनिमल होते हैं, जो एनिमल सेल्स होती है, उनमें क्या होती है, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जिसकी वजह से हमारा न्यूक्लियस और जो हमारा साइटोप्लाज्म है वो क्या होता है, अलग अलग। आप उसे क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि ये हमारा एरिया जो है ये न्यूक्लियस का एरिया है, ये जो एरिया है हमारा साइटोप्लाज्म एरिया है। तो ये चीज कौन बता रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो हमारे न्यूक्लियस को अलग कर रही है। पर कुछ ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया में क्या होता है कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है। जिन जो ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या है, न्यूक्लियर रीजन अब्सेंट होता है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है, वहां पे जो न्यूक्लिक एसिड है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जहां पे क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है, उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, और प्राइमरी। प्राइमरी मतलब जब हमारी सेल्स बनना स्टार्ट हुई होंगी, ठीक है, उस टाइम की बात कर रहे हैं कि जब सेल्स ने बनना स्टार्ट किया होगा, तो प्रिमिटिव बहुत पुराना टाइम, प्राइमरी स्टार्टिंग। कैरियोट्स मीन हमारा न्यूक्लियस। तो जो हम क्या कहेंगे, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। तो यहाँ पे क्या है, वो ऑर्गेनिज्म जहाँ पे क्या हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, उस उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स कहते हैं। और वो ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिनकी सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उनको कहते हैं यूकैरियोट्स। यू मतलब ट्रू, कैरियोट्स मीन्स न्यूक्लियस। तो क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, वो ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसमें ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगी, उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, यूकैरियोट्स। और जो हमारे अब्सेंट होगी जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या पुअरली डिफाइंड होगी, जब आप डिफाइन नहीं कर पा रहे कि हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं प्रोकैरियोट्स। अब क्या है, आपके सामने दो फिगर है। पहला फिगर क्या है हमारा, प्रोकैरियोट्स का, और दूसरा फिगर क्या है हमारा, यूकैरियोट्स का। यूकैरियोट्स में हमारे प्लांट
और एनिमल सेल्स आती हैं। ठीक है, आप प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन सी होती हैं? जिसमें हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होने के साथ साथ ही हमारी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उसमें बहुत सारे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल भी क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। जैसे हमारी यूकैरियोटिक सेल्स में आप देख रहे हैं कि गोल्जी एपरेटस आपको दिख रहा है, ठीक है, लाइसोसोम दिख रहा है, राइबोसोम दिख रहा है। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं। सिर्फ हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही एब्सेंट नहीं होती है, इसके अलावा अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल भी क्या होते हैं? हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं। अब क्या होता है, जैसे हमारे प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया हैं, उनमें क्या होना है? फोटोसिंथेसिस होना है। तो उनको क्या है? क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ही होती है। तो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है? जो क्लोरोफिल है वो किसके साथ एसोसिएट रहता है? मेम्ब्रेनस वेसिकल, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, जो क्या करता है? जो उसके साथ क्लोरोफिल एसोसिएट रहते हैं और वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है? प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को पूरा करते हैं। ये सिर्फ डिफरेंस है हमारी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में। अब समझते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? अब हमने पढ़ा कि हमारी सेल्स की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो क्या होती है? हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लांट के केस में क्या होती है? सेल वॉल। ये डिफरेंस है कि एनिमल सेल्स में क्या होती है? जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और प्लांट के केस में जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो सेल वॉल होती है। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक क्या होता है? फ्लूइड होता है। ठीक है, ये फ्लूइड कंटेन ही क्या होता है? हमारा साइटोप्लाज्म। अब क्या है कि इसी साइटोप्लाज्म में हमारे जितने भी सेल ऑर्गेनेल होते हैं एक्सेप्ट न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस क्या है हमारा? न्यूक्लियस के पास एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को क्या करती है? अलग करती है। ठीक है, अब इसके अलावा जितने भी हमारे सेल ऑर्गेन हैं ये सब कहाँ पे मिलते हैं? साइटोप्लाज्म में। हर एक सेल ऑर्गेन का एक स्पेसिफिक फंक्शन है। ठीक है, और ये सेल ऑर्गेन के क्या है? एक मेम्ब्रेन से एनक्लोज रहते हैं। क्यों? अगर सपोज आपके माइटोकॉन्ड्रिया अगर उसके बाहर से मेम्ब्रेन नहीं होगी तो आप साइटोप्लाज्म में कैसे डिफाइन करें कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये गोल्जी एपरेटस है? ठीक है, उसकी मेम्ब्रेन, क्योंकि वो क्या है? उस मेम्ब्रेन के अंदर ही जो हमारा सेल ऑर्गन है वो प्रेजेंट है। उससे बाहर क्या है? हमारा साइटोप्लाज्म है, और उस साइटोप्लाज्म में हमारा दूसरा सेल ऑर्गन है। तो हर एक सेल ऑर्गन क्या है? एनक्लोज रहता है मेम्ब्रेन से। हर सेल ऑर्गन का एक स्पेसिफिक फंक्शन है जो क्या है? वो सेल में परफॉर्म करता है। और साइटोप्लाज्म क्या है? एक फ्लूइड कंटेन है जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है। हमने क्या पढ़ा कि जो हमारे प्रोकैरियोट्स है उसमें क्या होते हैं? हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। इसके साथ साथ ही जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल हैं वो भी क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। मतलब जिस जिस सेल ऑर्गेनल में क्या होंगी? मेम्ब्रेन होगी, वो ऑर्गेनेल्स क्या है? हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होंगे। इसके अलावा जो हमारी यूकैरियोटिक सेल्स है उसमें क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है और मेम्ब्रेन इनक्लोज ऑर्गेनेल भी होते हैं। तो सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनेल हमारे मेम्ब्रेन बाउंड हैं वो किस में मिलेंगे? यूकैरियोटिक सेल्स में। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है और प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये दोनों ही चीजें क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं। अगर इस बात को समझना है कि मेम्ब्रेन का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या यूज है, कि हम कह रहे हैं कि हमारे जो सेल्स और ऑर्गेनल हैं उनमें क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है वायरस। वायरस से आप समझ सकते हैं कि मेम्ब्रेन का यूज क्या है। ठीक है, क्या सिग्निफिकेंस है? जो वायरस होता है ना उसके के पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। जो हमारी वायरस सेल्स होती है उसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो क्या होता है कि जो वायरस है वो क्या होता है? डेड होता है। डेड मीन्स कि जब तक वो किसी की बॉडी में एंटर नहीं गया तब तक वो क्या है? डेड है। पर जैसे किसी की बॉडी में एंटर करता है तो वो क्या करता है? लाइफ शो करता है। क्या कहते हैं? उसके अंदर लाइफ आ जाती है और वो क्या करता है? जो सेल मैकेनिज्म के थ्रू मल्टीप्लाई होना लग जाता है। तो मेम्ब्रेन होने से क्या है कि अगर वायरस के पास मेम्ब्रेन होगी तो वो क्या होता है? लिविंग होता है। पर उसके पास मेम्ब्रेन नहीं है तो वो क्या है? डेड है। पर वायरस की यही खासियत होती है, वो क्या होता है? जब किसी लिविंग बॉडी में एंटर करता है तभी उसमें क्या होती है? लाइफ स्टार्ट होती है और वो मल्टीप्लाई होना स्टार्ट करता है। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सेल ऑर्गेनेल्स क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लाज्म। सबसे पहले समझते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में ईआरबी कहते हैं। आपको एक फिगर दिख रहा है ना? ये पूरे का प्योरा क्या है? हमारा
ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आप इस स्ट्रक्चर में देखेंगे कि आप कहेंगे कि ये इस तरीके से है, जबकि ये क्या है, इस तरीके से स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये होता है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स सीड का क्या होता है, एक लार्ज नेटवर्क होता है। ये इस तरीके से भी दिख सकता है, लॉन्ग ट्यूब्स की फॉर्म। ये जो ट्यूब्स तरीके से नहीं है, ये क्या है, लॉन्ग ट्यूब्स की तरह में भी दिख सकता है, या राउंड शेप में, या ऑब्लॉन्ग बैग्स जो वेसिकल्स, इस तरीके से आपको अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख सकता है। हमारी जो ER मेम्ब्रेन होते हैं, इसका स्ट्रक्चर किसकी तरह होता है, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, उसी तरीके से ER मेम्ब्रेन का भी स्ट्रक्चर होता है। दो तरीके की ER हमारी सेल्स में प्रेजेंट होती है। पहली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER, और दूसरी होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER। जब आप माइक्रोस्कोप के अंडर में सेल्स को देखोगे तो आरिया जो हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, वो रफ दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि हमारे आरईआर की सरफेस में क्या होते हैं, पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, राइबोसोम्स। मतलब हमारी आरईआर की सरफेस में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो रेटिकुलम है RER, मतलब हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि हमारा एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, रफ है, दूसरा स्मूथ है। किस वजह से, हमारे जब ER में राइबोसोम्स प्रेजेंट है या ऐसे पार्टिकल्स प्रेजेंट है जो हमारे ER को क्या कर रहे हैं, रफ बना रहे हैं, तो वो किस टाइप का हमारा ER है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहां पे हमारे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, उस टाइप के ER को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब क्या होता है कि जो ये राइबोसोम्स में है ना, हमारे आरईआर की सरफेस में जो प्रेजेंट है, ये आपको हर एक्टिव सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। जो हमारे राइबोसोम्स है, यहीं पे क्या होती है, प्रोटीन मैन्युफैक्चर होती है। मतलब अगर हम कहेंगे कि सेल्स में प्रोटीन कहाँ मैन्युफैक्चर होती है, राइबोसोम्स में, तो वो साइट है जहाँ पे प्रोटीन मैन्युफैक्चर हो रही है। जब क्या है कि राइबोसोम्स प्रोटीन मैन्युफैक्चर कर लेता है, प्रोटीन बना लेता है, उसके बाद क्या करता है, ER इस प्रोटीन को क्या करते हैं, जो सेल ऑर्गन है, जो सेल्स के अंदर दूसरे सेल ऑर्गन है, उन तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ER। क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि जो ER है, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, एक नेटवर्क की तरह होता है। मतलब वहां पे मेम्ब्रेन क्या है, नेटवर्क की तरफ फैली होती है। इसी वजह से जो ER है, उसके यूज करके प्रोटीन को क्या किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह को भेजा जाता है, डिपेंडिंग ऑन नीड्स। मतलब सेल को जब भी प्रोटीन की नीड होगी, तो ER क्या करेगा, वहां पे प्रोटीन पहुंचाएगा। RER तो हमारा क्या है, प्रोटीन मैन्युफैक्चर कर रहा है। SER क्या करता है, जो हमारे फैट मॉलिक्यूल्स या लिपिड्स होते हैं, उनके मैन्युफैक्चर में SER हेल्प करता है, जो किसी भी सेल्स का इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। अब ये जो प्रोटीन्स और लिपिड हमारे ER मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ये कहाँ पे हेल्प करते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करते हैं। तो कुछ प्रोटीन, कुछ लिपिड्स तो हमारी सेल मेम्ब्रेन को बनाने में यूज होती है। इसी प्रोसेस को, जहाँ पे हमारे प्रोटीन और लिपिड्स के हैं, सेल मेम्ब्रेन फॉर्म कर रहे हैं, बना रहे हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है। अब क्या है कि कुछ प्रोटीन और लिपिड्स के हैं, एज ए एंजाइम और हार्मोन्स काम करते हैं सेल्स के अंदर। अब ये तो हम समझ गए कि हमारे ER का मेन फंक्शन या एक काम क्या है, कि वो चैनल की तरह काम कर रहा है। चैनल की तरह क्योंकि उसका मेम्ब्रेन क्या है, एक नेटवर्क की तरह पूरे हमारे साइटोप्लाज्म में फैली हुई है। तो वो क्या कर रहा है, कोई भी मटेरियल सेल्स को रिक्वायरमेंट है, स्पेशली प्रोटीन, तो उस मटेरियल को क्या कर रहा है हमारा ER, अपने चैनल के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जितने भी हमारे सेल ऑर्गेनेल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। एक तो वो जो हमारे साइटोप्लाज्म सेल ऑर्गन उन में क्या कर रहे हैं, अपने चैनल्स के थ्रू, अपने मेम्ब्रेन के थ्रू मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। और दूसरा, जो साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस है, उनके बीच में अगर न्यूक्लियस को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, तो ERE क्या कर रहा है, वहां पे रोल प्ले कर रहा है, प्रोटीन को ट्रांसफर साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस करने में। अब क्या होता है कि जो हमारा ER है, एक तो फंक्शन वो चैनल की तरह काम कर रहा है मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। दूसरा फंक्शन क्या होता है ER का, कि ये साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क की तरह काम करता है। इससे क्या होता है कि जो हमारी सेल्स में बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती हैं, वो हमारे कहाँ पे परफॉर्म होती हैं, ER की सरफेस में, क्योंकि एक साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क की तरह काम करता है। क्योंकि इसका नेटवर्क, इसकी मेम्ब्रेन का नेटवर्क क्या है, पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होता है। जो हमारी
एनिमल्स होते हैं उनमें जो लीवर सेल्स प्रेजेंट होती है ना, वहाँ पे एसईआर क्या है, एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। वो क्या करता है कि जो भी हमारी सेल्स में, लीवर सेल्स में पॉइजन और ड्रग्स होते हैं उनको डिटॉक्सिफाइंग करने का काम किसका होता है, एसईआर का। आरईआर क्या करती है, प्रोटीन मैन्युफैक्चर करती है। एसईआर क्या है, फैट्स मॉलिक्यूल मैन्युफैक्चर करती है। साथ ही साथ जो हमारी लीवर सेल्स में पॉइजन और ड्रग फॉर्म हो रहा है उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम भी क्या होता है, एसईआर का। मेन फंक्शन किसके हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब समझते हैं गोल्गी एप्रेटस। जो हमारा गोल्गी एप्रेटस है ना, ये सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया, कैमिलो गोल्गी ने। इसी वजह से इसका नाम गोल्गी एप्रेटस पड़ा। उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया कि जो हमारी गोल्गी एप्रेटस होते हैं उसमें क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं जो किस तरीके से अरेंज होते हैं, एक दूसरे के साथ पैरेलली अरेंज होते हैं। पैरेलली अरेंज मतलब जैसा आप ये देख रहे हैं ना, ये एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलली, मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, तो एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलली एक दूसरे के साथ अरेंज हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सिस्टर्न कहते हैं। तो ये क्या है, ये क्या है, हमारे सिस्टर्न। गोल्गी एपरेटस में ये क्या है, सिस्टर्न। तो किस तरीके से मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं हमारे गोल्गी एपरेटस में, जो एक दूसरे के साथ पैरेलली अरेंज होते हैं। इन्हीं पैरेलली अरेंज मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स को हम सिस्टर्न कहते हैं। अब हमको पता तो है कि जो ईआर की मेम्ब्रेन होती है वो नेटवर्क की तरह हमारे पूरे साइटोप्लाज्म में फैली होती है। तो इसकी ईआर की मेम्ब्रेन किससे कनेक्ट होती है, गोल्गी एपरेटस की मेम्ब्रेन से। जब क्या होता है, कोई भी मटेरियल ईआर के पास सिंथेसाइज होता है, मैन्युफैक्चर होता है, तो वो क्या होता है, जब उसे किसी सेल के पास पहुंचाना है, इनसाइड और आउटसाइड द सेल, तो ये काम किसका होता है, गोल्गी एपरेटस का। गोल्गी एपरेटस की तरह क्या होता है, वो उस मटेरियल को पैक्ड और डिस्पैच करती है। ठीक है, मटेरियल कहाँ पे फॉर्म हुआ, ईआर के पास, पर उसको पैक करना और डिस्पैच करने का काम किसका है, गोल्गी एपरेटस का। तो मेन फंक्शन क्या होता है गोल्गी एपरेटस का, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि हमारे गोल्गी एपरेटस का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। तो ये वेसिकल्स क्या करते हैं, जो भी प्रोडक्ट को हमने क्या करना है, दूसरी सेल तक पहुंचाना है, तो इसका मेन फंक्शन क्या है, उस प्रोडक्ट का स्टोरेज करना, मॉडिफिकेशन करना और पैकेजिंग करना। ठीक है, समझ गए। स्टोरेज मतलब, क्योंकि अगर सेल को रिक्वायरमेंट नहीं है तो गोल्गी ऑपरेटर्स क्या करके उसको स्टोर कर लेगा, जब भी रिक्वायरमेंट होगी तब वो उस सेल ऑर्गेन तक उस प्रोडक्ट को पहुंचाएगा। या मॉडिफिकेशन करना, कोई उस प्रोडक्ट की अगर उसको मॉडिफाई करना है तो ये भी काम क्या है, गोल्गी ऑपरेटर्स करेगा। और पैकेजिंग करना, तो क्या क्या काम है, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग करना। कुछ केसेस में क्या होता है, जो गोल्गी एपरेटस है वहां पे सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट भी करती है। मतलब गोल्गी एपरेटस में हमारी सिंपल शुगर कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट होती है, क्योंकि सेल्स ऑर्गेन को क्या है, कॉम्प्लेक्स शुगर की रिक्वायरमेंट है। तो सिंपल शुगर कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट हो रही है, कहाँ पे, गोल्गी एपरेटस में। इसके साथ ही साथ जो हमारी गोल्गी एपरेटस है वो लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होती है। जो हमारा लाइसोसोम्स है वो क्या होता है, हमारा सेल ऑर्गेन मीन्स हमारा गोल्गी एपरेटस एक दूसरे सेल ऑर्गेन को के फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होती है। तो ये सारे फंक्शन है हमारे गोल्गी एपरेटस के। अब समझते हैं लाइसोसोम्स के बारे में। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें लाइसोसोम्स की, तो ये किस तरीके का होता है, एक मेम्ब्रेन बाउंड सेक की तरह होता है, जिसमें क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम फिल्ड रहते हैं। मतलब एक थैला जैसा होगा जिसमें क्या होंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे। ये एंजाइम कहाँ पे बने होते हैं, बाई RER, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि जब हमारी RER में क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स में क्या होती है, प्रोटीन मैन्युफैक्चर होती है। कुछ प्रोटीन तो हमारी सेल मेम्ब्रेन के मैन्युफैक्चर में यूज होती है, कुछ मेम्ब्रेन हमारी एज ए हार्मोन और एंजाइम यूज होती है। तो ये एंजाइम कहाँ से आए, समझ गए, ये RER से आए, और ये कहाँ पे ट्रांसपोर्ट हुए, हमारे लाइसोसोम्स में, क्योंकि RER क्या करता है, हमारे मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करता है। तो इसी वजह से जो हमारा लाइसोसोम्स है वो एज ए वाटर वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम की तरह काम करता है। मतलब हमारे सेल्स में जितना भी वेस्ट है उसको कौन डिस्पोज करता है, लाइसोसोम्स। जैसे आपके डस्टबिन में आपको कुछ भी डिस्पोज करना है, आप अपने डस्टबिन में फिल कर देंगे, वैसे ही हमारा क्या है, लाइसोसोम, उसमें क्या होंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे जो क्या करेंगे, वेस्ट को डिस्पोज कर देंगे। हमारी लाइसोसोम्स का क्या काम होता है कि वो हमारी सेल को क्लीन करे। कैसे, जो भी अगर ऐसी कोई फॉरेन मटेरियल है
या हमारी सेल ऑर्गन क्या है, वर्न आउट हो गए, खराब हो गए, तो उनको क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम के थ्रू डाइजेस्ट कर लेता है, जिससे हमारी सेल क्या हो जाती है, क्लीन हो जाती है, साफ हो जाती है। जो भी फॉरेन मटेरियल हमारी सेल्स में एंटर करते हैं, जैसे बैक्टीरिया या खाना, फूड, या ऐसे जो ओल्ड ऑर्गेन हैं जो क्या हो गए हैं, खत्म हो चुके हैं, बेकार हो चुके हैं, उनको क्या करता है, लाइसोसोम्स क्या कर देता है, उनके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक करके सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। किसकी हेल्प से, डाइजेस्टिव एंजाइम की हेल्प से। अब क्या होता है कि अगर हमारे सेलुलर मेटाबॉलिज्म में कुछ डिस्टरबेंस होगा, कुछ गड़बड़ी होगी, तो क्या होता है कि जो हमारा लाइसोसोम्स है उसमें क्या होती है, हमारी सेल डैमेज हो जाती है और लाइसोसोम्स क्या हो जाता है, फट जाता है, ब्रस्ट हो जाता है। तो लाइसोसोम्स के अंदर जो एंजाइम है वो क्या करते हैं, अपनी ही सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसी वजह से लाइसोसोम्स को सेल्स का सुसाइड बैग भी कहते हैं। ठीक है, अब समझते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, हम इसको पावर हाउस ऑफ सेल, जैसे हम लाइसोसोम का क्या कह रहे हैं, सुसाइड बैग कह रहे हैं, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होता है, सेल्स का पावर हाउस होता है। हमारी माइटोकॉन्ड्रिया टू मेम्ब्रेन कवरिंग होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, पोरस होती है, और इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, डीपली फोल्डेड होती है। ये कोई फिगर में दिख रहा है ना, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, जो आउटर मेम्ब्रेन है होती क्या होती है, पोरस होती है, और जो हमारी इनर मेम्ब्रेन है वो आपको फोल्ड की फॉर्म में दिख रही है। इसी फोल्ड की वजह से क्या होता है कि जो हमारी एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन होती हैं वो उसके लिए क्या होता है, जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज करती है। ये फोल्ड क्या करते हैं, हमारे एटीपी जनरेटिंग मतलब एटीपी के जो जनरेशन हो रहा है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उसके लिए क्या है, सरफेस को इंक्रीज करे। जितनी ज्यादा सरफेस होगी उतनी ज्यादा एटीपी फॉर्म होगी हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में। अब क्या होता है कि हमारी लाइफ के लिए जो भी वेरियस केमिकल एक्टिविटीज की जरूरत होती है, जिसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट हो रही है वो कहाँ पे रिलीज होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। इसीलिए एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जो एटीपी है, इसी वजह से क्या होता है, एटीपी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी। एनर्जी करेंसी क्यों, क्योंकि हमारी लाइफ में जो भी केमिकल एक्टिविटीज है उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है कहाँ से मिली है, एटीपी से। और एटीपी कहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब क्या होता है कि जो बॉडी होती है, जब वो एनर्जी, जो स्टोर्ड एनर्जी है एटीपी की फॉर्म में, कोई भी न्यू केमिकल कंपाउंड या मैकेनिकल वर्क हो रहा है, तो वहां पे हमारी बॉडी क्या करती है, इस एटीपी को एज ए एनर्जी यूज करती है। क्योंकि एटीपी क्या है, हमारी एनर्जी करेंसी, जिसको क्या है, हमारी बॉडी यूज करती है जब उसको कोई भी केमिकल एक्टिविटीज करनी होती है। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है ना, वो एक स्ट्रेंज ऑर्गेनल है। स्ट्रेंज ऑर्गेनल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम्स होता है। ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक समझ लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया की, कि उसके पास उसका खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है। राइबोसोम्स है, इसका मतलब वो खुद की प्रोटीन को फॉर्म कर सकता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया इतना एबल है कि वो अपनी खुद की प्रोटीन को फॉर्म कर सकता है। प्रोटीन कहाँ पे फॉर्म होती है, वरना हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहां पे भी कहाँ पे, आरईआर में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, वहां पे हमारी प्रोटीन मैन्युफैक्चर होती है। ठीक है, दोबारा बोला, याद करिएगा। अब समझते हैं प्लास्टिड। जो हमारी प्लास्टिड होता है ना, ये सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है। क्यों, क्योंकि अब प्लास्टिड में क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस कराने में हेल्प करता है, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ पे होती है, हमारी प्लांट्स में होती है। इसीलिए जो प्लास्टिड है, ये जो सेल ऑर्गेनल है ना प्लास्टिड, ये कहाँ पे मिलता है, प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता है। दो टाइप के प्लास्टिड मिलते हैं। पहला क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो मीन्स कलर्ड, ठीक है, कलर्ड प्लास्टिड। दूसरा लीकोप्लास्ट, लीको व्हाइट या कलरलेस प्लास्टिक। तो दो टाइप के हो गए, क्रोमोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट। जो हमारे क्रोमोप्लास्ट होते हैं, ये क्या है, एक पिगमेंट कंटेन करता है जिसका नाम क्या होता है, क्लोरोफिल। क्योंकि हमने क्या करानी है, फोटोसिंथेसिस। प्लास्टिक में क्या होना है, फोटोसिंथेसिस होनी है। तो जो हमारा क्रोमोप्लास्ट होता है इसमें पिगमेंट कंटेन करता है, जो पिगमेंट क्या होता है, हमारा क्लोरोफिल। इसीलिए इसका नाम क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोफिल के साथ साथ हमारे क्लोरोप्लास्ट में येलो और ऑरेंज पिगमेंट भी मिलते हैं। जो हमारा ल्यूकोस प्लास्ट होता है, जो क्या होता है, कलरलेस होता है या वाइट होता है। इसमें क्या होते हैं, हमारे स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन ग्रेन्यूल क्या होते हैं, स्टोर्ड रहते हैं। किसमें, ल्यूकोप्लास्ट में।
जो हमारे क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, जो कलरिंग वो है हमारा, सॉरी, प्लास्टिक का जो कलरिंग एरिया है, वहां पे क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, उसका इंटरनल ऑर्गेनाइजम किस तरीके का होता है कि वहां पे जो न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर है वो मटेरियल में क्या रहती है, इम्बेडेड रहती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोरमा कहते हैं। जो हमारी प्लास्टिड है उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की ही तरह होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह हमारे प्लास्टिड में क्या होता है, उसका खुद का डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, समझ गए। ऐसे अगर हम कहें कि ऐसे कौन सी सेल ऑर्गेन है जिनका खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। अब समझते हैं वैक्यूल्स। जो हमारे वैक्यूल्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो हमारे सॉलिड और लिक्विड कंटेंट होता है उसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। मतलब वैक्यूल एक इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जो क्या कर रहा है, सॉलिड और लिक्विड कंटेंट को क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। जो हमारी एनिमल सेल्स होती है उसमें वैक्यूल्स क्या होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं। मतलब इतने छोटे छोटे आपको, जो आपको एनिमल सेल्स होंगे उनमें छोटे छोटे वैक्यूल्स देखने के मिलेंगे, जबकि जो हमारी प्लांट सेल्स होती हैं उनमें वैक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत बड़े शेप के होते हैं। इस तरीके से बड़े बड़े शेप के हमें वैक्यूल्स देखने के लिए मिलते हैं। और कुछ प्लांट सेल्स तो ऐसे होते हैं जहाँ पे क्या होता है, जो हमारी पूरी सेल का जो टोटल वॉल्यूम होता है उसका 50 to 90% हमारे वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। सपोज ये हमारी प्लांट सेल है, तो इसमें क्या होगा, लगभग इतना हमारा क्या, किसने स्पेस ऑक्यूपाई किया है, हमारी वैक्यूल ने। ठीक है, जो ये वैक्यूल्स होते हैं ना प्लांट सेल्स में, ये क्या होते हैं, सेल सेप से फुल होते हैं। मतलब इसके अंदर एक सेल सेप भरा हुआ होता है जो क्या करता है, सेल्स को टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। जितने भी हमारे सब्सटेंस हैं जो किसी भी प्लांट सेल्स की लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सब कहाँ पे स्टोर्ड रहते हैं, वैक्यूल में। क्योंकि वैक्यूल क्या करता है, हमारा एक इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जो सॉलिड और लिक्विड कंटेंट को स्टोर करने का काम करता है। ये सब्सटेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, हमारे अमीनो एसिड, शुगर या वेरियस ऑर्गेनिक एसिड या कुछ प्रोटीन्स। ठीक है, जो किसमें स्टोर रह रही है, हमारी वैक्यूल में। जो हमारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे अमीबा, अमीबा में क्या होता है, फूड वैक्यूल होते हैं जिसमें क्या होता है, फूड आइटम्स होते हैं, और अमीबा क्या करता है, इनको कंज्यूम कर लेता है अपने खाने के लिए। वो क्या कर रहा है, उसको भूख लगी तो उसने जो फूड वैक्यूल्स हैं जिसमें खाना है उसको क्या कर लिया, खा लिया, कंज्यूम कर लिया। कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जिनमें सिर्फ एक सिंगल सेल प्रेजेंट होती है, उन ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि वैक्यूल क्या करते हैं, जो एक्सेस वाटर और वेस्ट है सेल में उसको एक्सपेल करने का, उसको सेल से बाहर निकालने का काम करते हैं। किसका काम है, वैक्यूल का। वाटर और वेस्ट को सेल से बाहर निकालने का काम करते हैं, किन में, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में। तो हमने अभी तक पढ़ा कि हर एक सेल का क्या है, एक स्पेसिफिक, जो हमारे सेल्स में हमारे जो सेल ऑर्गेनेल हैं उनका क्या है, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है। उन हर एक स्ट्रक्चर की क्या है, अपनी एक एबिलिटी है कि वो किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से उनका अरेंजमेंट है, ये सब हमने अभी समझा। तो क्या होता है कि हमारी सेल्स में एक बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है जो क्या करता है, हेल्प करता है डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, जैसे रेस्पिरेशन, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन, क्लियरिंग वेस्ट मटेरियल और फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन। जो अभी तक हमने जितने भी सेल ऑर्गन के फंक्शन पढ़े, तो वो सब क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसी वजह से हमारी सेल क्या होती है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल्स उसकी फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट होती है और उसकी बेसिक फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है, समझ गए। यही क्या है हमारा, तो फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, हमारी सेल्स। अब समझते हैं सेल डिवीजन। अब क्या होता है कि जैसे सपोज आप ग्रो कर रहे हैं, या आपकी जो ओल्ड सेल है उसको रिप्लेस करना है, या हमारी सेल डेड हो गई है, इंजर्ड हो गई है, तो उस टाइम पे क्या होता है, रिप्रोडक्शन के थ्रू हमारी नई सेल का फॉर्मेशन होता है। तो क्या होता है कि जब हमारे रिप्रोडक्शन के थ्रू न्यू सेल्स क्या हो रही है, बन रही है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेल डिवीजन। मतलब सेल का डिवीजन हुआ और एक नई सेल फॉर्म हुई, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल डिवीजन। दो टाइप के हमारे सेल डिवीजन होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। जो हमारी सेल डिवीजन हो रहा है हमारी सेल्स का, वो किसके लिए हो रहा है, अगर वो ग्रोथ के लिए हो रहा है, अगर हमारी सेल डिवाइड हो रही है ग्रोथ के लिए, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं माइटोसिस। क्या होता है, जब हमारी सेल्स डिवाइड हो रही हैं फॉर ग्रोथ, तो इस प्रोसेस के सेल डिवीजन को हम क्या कहते हैं, माइटोसिस।
इस प्रोसेस में क्या होता है, माइटोसिस में क्या होता है कि जो हमारी हर एक सेल क्या होती है, मदर सेल्स होती है, जो क्या होती है डिवाइड होकर टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स फॉर्म करती हैं। ये क्या है, हमारी मदर सेल्स है। इन्होंने क्या किया, टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स फॉर्म करे। आइडेंटिकल मींस देखो यहाँ पे भी क्या है, इसकी टू आइडेंटिकल डॉटर सेल है, ये भी क्या है, टू आइडेंटिकल मतलब एक जैसी। तो माइटोसिस में क्या होता है, हमारी हर एक मदर सेल्स क्या होती है, डिवाइड होकर टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स फॉर्म करती है। जो डॉटर सेल्स के क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो सेम होते हैं, मदर मतलब जितने मदर सेल्स के क्रोमोसोम नंबर होते हैं उतने ही हमारे डॉटर सेल के क्रोमोसोम नंबर होते हैं, क्योंकि हमारी डॉटर सेल्स क्या है, मदर सेल्स की आइडेंटिकल है। हमारी माइटोसिस की प्रोसेस किसी भी ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और उसके टिश्यू के रिपेयर में हेल्प करती है, क्योंकि हमारा माइटोसिस कब होता है, जब हमारी सेल्स को ग्रोथ करना होता है। तो हमारी सेल्स क्या होती हैं, डिवाइड होती हैं। तो इसीलिए माइटोसिस ग्रोथ और टिश्यू रिपेयर में हेल्प करती है। अब क्या है, जब एनिमल और प्लांट्स क्या कर रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, जब क्या कर रहे हैं, उनकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और टिश्यू की स्पेसिफिक सेल्स क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है और वो गैमेट फॉर्म कर रही है। उसके बाद क्या होता है, जब गैमेट फॉर्मेशन हुआ तो उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और उसके बाद क्या होंगी, ऑफस्प्रिंग फॉर्मेशन होगा। इस टाइप का इस टाइप का जब रिप्रोडक्शन होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मियोसिस। जब क्या है, आपके डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू आपकी सेल डिवाइड होके आपकी ऑफस्प्रिंग को फॉर्मेशन करती है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं मियोसिस। क्योंकि हमारी मियोसिस में क्या हुआ, पहले गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, फिर ऑफस्प्रिंग या आप कह सकते हैं डॉटर सेल्स फॉर्म हुई। तो हमारी मियोसिस में क्या होता है, टू कंसेक्यूटिव डिवीजन के थ्रू हमारा डिवीजन होता है। माइटोसिस में तो सिंपली आपने क्या पढ़ा कि आपकी मदर सेल्स क्या हुई, डिवाइड होकर टू आइडेंटिकल डॉटर सेल फॉर्म करी। पर मियोसिस में क्या होता है, टू स्टेप में डिवीजन होता है। हमारी मियोसिस में क्या होता है कि जब सेल डिवाइड होती है तो वो क्या करती है, चार नई सेल्स फॉर्म करती है। माइटोसिस में सिर्फ टू, वो भी आइडेंटिकल सेल्स फॉर्म करती हैं। और हमारी मियोसिस में क्या होती हैं, फोर न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे आप ये देख रहे हैं ना, ये क्या है, मदर सेल्स हैं। अब क्या हुई, ये इन्होंने गैमेट फॉर्म किया, ये गैमेट फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद इन गैमेट फॉर्मेशन के बाद क्या हुई, फोर डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। ये आइडेंटिकल नहीं हुई, एक जैसी नहीं हुई। क्या है, ये मदर सेल से डिफरेंट है, क्योंकि क्या हुआ, यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं हमारी डॉटर सेल्स की, वो क्या होंगी, जस्ट हाफ हो जाएंगी मदर सेल्स की। तो आइडेंटिकल नहीं होती। हमारी माइटोसिस में क्या होता है, जब सेल डिवाइड होती हैं तो डॉटर सेल्स क्या होती हैं, आइडेंटिकल होती हैं मदर सेल्स की, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पर मियोसिस के केस में क्या होता है कि हमारा कंजुगेटिव डिवीजन होता है। उस कंजुगेटिव डिवीजन में हमारी मदर सेल से फोर न्यू सेल्स फॉर्म होती है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होता है, डॉटर सेल्स में हाफ हो जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।